एपिसोड 4 लेवल 0। रानी मां यानी राजमाता एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान थी और उसने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। राजमाता काफी बुजुर्ग हो चुकी थी, लेकिन दक्ष को तो देखने में वो काफी खूबसूरत लग रही थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो उम्रदराज हो। असल में राजमाता ने खुद को योग और विभिन्न रसायनों से स्वस्थ रखा था। जैसे ही दक्ष और यशोधरा सिंहासन के सामने जाकर अभिवादन के लिए झुके, रानी ने राजपुरोहित से पूछा, पुरोहित जी, राजकुमार दक्ष ने जो भैरव बाबा का पवित्र ताबीज प्राप्त किया है, आपके हिसाब से उसका क्या मूल्यांकन है? उसकी महिमा कितनी है? वैसे तो भैरव के पूजा समारोह की देखभाल खुद सेनानायक मलिक ही करता था, पर इस बार वो कुछ खास किस्म के योगासनों और ध्यान के लिए एकांतवास कर रहा था और इसलिए ये काम राजमाता के जिम्मे आ गया था। रानी का सवाल सुनकर राजपुरोहित ने अपना सिर हिला दिया। उसके हाथ में एक पुरानी जादुई किस्म की किताब थी। उसमें विभिन्न मंत्रों के साथ भैरव के ताबीज का मूल्यांकन और उसकी कोटि की जांच की जाती थी। राजपुरोहित ने किताब खोलकर उनमें से दक्ष के ताबीज का मिलान किया, लेकिन किताब में उस तरह की ताबीज का कोई जिक्र कहीं भी नहीं था। रानी ने तब दक्ष को अजीब सी निगाहों से देखा और लापरवाही भरे अंदाज में कहा, अगर पवित्र पुस्तक में इस जैसा कोई ताबीज मूल्यांकन ही नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि राजकुमार दक्ष का ताबीज किसी कोटि का है ही नहीं। इसे शून्य कोटि का माना जाए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बहुत पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि औसत क्षमताओं वाले वीरों को ऐसी ताबीजें मिली हैं। 8वां राजकुमार देवदत्त भी पास ही था। उसने बीच में टोकते हुए तंज करते हुए कहा, आखिरकार हमारा 9वां भाई दक्ष अभी 16 साल का हो गया है, इस लिहाज से उसको एकदम सही ताबीज मिला है। बूढ़ा तोता वैसे भी पोस नहीं मानता। दक्ष बाबू अब क्या खाकर योद्धा बनेंगे भला? रानी मां भी देवदत्त से सहमत थी। उन्होंने अपना सिर हिलाया और आदेश दिया, राज परिवार की ओर से अन्य योद्धाओं के लिए जितना मुमकिन हो रसद, खाने पीने का सामान और शक्तिवर्धक रक्त प्राश जिंदगी भर के लिए दिया जाए। राजकुमार दक्ष की क्षमताएं सीमित हैं, इसलिए उन्हें रक्त प्राश का सिर्फ एक घड़ा दिया जाए। मुझे लगता है उनकी पाचन शक्ति भी ऐसी नहीं कि वे अधिक रक्त प्राश पचाकर उसे शक्ति में बदल पाएं और राज्य के हित में काम कर पाएं। रानी जिस रक्त प्राश की बात कर रही थी वो असल में एक शक्ति बढ़ाने वाला ड्रिंक जैसा था, जिसमें विभिन्न ऋषियों, वेद और हकीमों की खोज से च्यवनप्राश की तरह बनाया गया था। रक्त प्राश में जादुई शक्तियां बढ़ाने की ताकत होती थी और जो भी ताबीज पाया योद्धा अभ्यास करता था वो रक्त प्राश के बिना कुछ आगे हासिल नहीं कर सकता था। रानी के इस आदेश से यशोधरा हैरान रह गई। रानी का आदेश सुनने के बाद उसके मुख के हाव भाव ही बदल गए थे। यशोधरा ने सख्त लहजे में कहा, रानी जी, ये बात सच है कि पवित्र ताबीज प्राप्त करने के बाद पहला वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। याद करिए, जिस वर्ष 7वें राजकुमार ने पवित्र ताबीज हासिल किया था उसे 12 घड़े रक्तप्राश के दिए गए थे, वो भी साल भर। मेरे दक्ष को सिर्फ एक घड़ा ही क्यों दिया जा रहा है? राजमाता के पास इसका करारा जवाब तैयार था। उन्होंने कहा, 7वें राजकुमार तो जब 3 साल के थे तभी 7वीं कोटि का पवित्र ताबीज ग्रहण कर लिया था। इस बुद्धू दक्ष की तुलना उस जांबाज राजकुमार से कैसे की जा सकती है भला? राजकुमार देवदत्त हमेशा खुद को रानी का करीबी दिखाने की कोशिश करता रहता था और उस वक्त भी उसने इसी की कोशिश करते हुए कहा, हमारा 7वां भाई शिवदत्त हमारी रानी मां यानी राजमाता का बेटा है। आपको पता ही होगा कि रानी मां सेनापति मलिक की पहली पत्नी है और उन्हें जो अधिकार हासिल है वो किसी के पास नहीं है। शिवदत्त के पास 7वीं कोटि का पवित्र ताबीज है और इसी योग्यता की वजह से वो इस गद्दी का वारिस भी बन रहा है। पूरे पिंडारी राज्य में मेरे भाई शिवदत्त के बराबर का कोई नहीं है। 2 कौड़ी के दक्ष के साथ उनकी तुलना असंभव है। वो थोड़ी देर के लिए चुप हुआ और रानी मां के चेहरे की ओर देखने लगा। वो देख रहा था कि उसकी चापलूसी का उन पर क्या असर हो रहा है। मौका अनुकूल देखकर देवदत्त ने आगे कहा, हमारे राज्य का भविष्य शिवदत्त पर टिका है।
हमारे राज्य की स्थिरता और समृद्धि दोनों शिवदत्त ही ला सकते हैं। उनके दक्ष ही क्यों, किसी के साथ भी तुलना करना अपराध है। यशोधरा के होठ सख्त हो गए, लेकिन वो इस मामले में राजकुमार देवदत्त के साथ बहस से पीछे हटना नहीं चाह रही थी। दक्ष पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए वो चिल्लाई, ये मत भूलो देवदत्त कि जब तुमने ताबीज लिया था तो तुमको 4 घड़े मिले थे रक्तप्राश के, और दक्ष को केवल 1। ये बहुत अनुचित है, अन्याय है। ये ऊपर वाला सब देख रहा है। एक मां के तौर पर वो दक्ष की और उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, और वो अड़ गई थी कि उसके हक उसे मिल सके। पर यशोधरा की बात सुनकर रानी मां को गुस्सा आ गया और उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, जिसके पास जितनी प्रतिभा होती है उसको अपना कौशल निखारने के लिए उतना ही अधिक संसाधन मिलते हैं। रसद, खाना, रक्तप्राश, समझिए आप, दक्ष की प्रतिभा ना तो शिवदत्त के बराबर है और ना देवदत्त के। इसलिए किसी को 12 घड़े मिले और किसी को 15, इसकी गिनती करना बंद कर दीजिए। रानी की बात सुनकर यशोधरा चीखी, लेकिन रानी ने यशोधरा की बात सुनने से पहले ही काटा, लेकिन उसकी आवाज में जरा भी तेजी नहीं थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हमने पहले से अपना फैसला कर लिया है यशोधरा, मुझे फिर से चुनौती देने की हिम्मत मत करो, नहीं तो मेरे पहरेदार अभी यहीं पर तुम्हें धक्के मारकर बाहर कर देंगे। औरत हो, क्या चाहती हो कि तुम्हें साधारण सैनिक डंडे से पीटें? राजमाता की सुनकर दक्ष ने अपना सिर उठाया। उसने सोचा कि क्या रानी ने एक बार अपनी मां को भी डंडे से पीटा था। रानी की बात सुनकर यशोधरा ने अपना मुंह एक बार में बंद कर दिया। यशोधरा का शरीर थोड़ा हिल गया, जैसे वो अतीत से कुछ भयावह स्मृति को याद कर रही थी। दक्ष अतीत की उस कहानी का पता लगाने की कोशिश करने लगा। बाहर जाते वक्त दक्ष को शक्ति बढ़ाने वाले रक्तप्राश के 3 घड़े सौंप दिए गए थे। रक्तप्राश के घड़े लेकर दक्ष अपनी मां की ओर आया, जो अभी भी रानी के बगल में खड़ी थी। वहां आकर दक्ष बोला, मां, चलो घर चले। रानी मां द्वारा मां की पिटाई वाली बात अभी भी दक्ष के दिमाग में घूम रही थी। उसने भैरव मंदिर के अहाते में जो कुछ भी सुना था वो उसके मन में घूम रहा था, और रानी के राज सिंहासन के आसपास एक भी और मिनट बिताना नहीं चाहता था। यहां तक कि उसने रानी को छोड़ते हुए घृणा वाली नजर डाली। दक्ष की आवाज सुनकर यशोधरा ने कहा, ठीक है चलो। गुस्से में तिलमिलाए दक्ष को रानी ने देख लिया था, और राजमाता यशोधरा और दक्ष को तब तक घूरती रही जब तक वो दूर नहीं चले गए। हालांकि अपने पद का ख्याल रखते हुए राजमाता ने दक्ष से कहा, राजकुमार दक्ष, आज से अगले 3 महीने के लिए कुशल योद्धा बनने के लिए जितना कठिन अभ्यास करना चाहिए उतना आपको करना होगा। ये 3 महीने कुशल योद्धा बनने के पहले चरण तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छा है। उस समय तक मलिक भी अपना एकांतवास समाप्त कर लेंगे और आपकी कुशलता के मूल्यांकन में भाग लेंगे। यदि आप इतने कम समय में उस परिणाम को प्राप्त करें तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। रानी की बात सुनकर देवदत्त खुश हो गया और उसने कहा, भले ही आपने उसे 3 घड़ा भरकर रक्तप्राश दिया हो, लेकिन 3 महीने के समय में 0 स्तर से बाहर पहुंचना असंभव है। ये केवल अपनी प्रशंसा या डींग मारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा और मेहनत के बारे में बता रहा हूं कि मैंने अभी 6 महीने इस हुनर को साधने के लिए बिताए हैं। चूंकि मेरे भाई दक्ष ने देवताओं से 0 कोटि का निशान हासिल किया है, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें ये कौशल हासिल करने के लिए शायद 1 साल से भी ज्यादा की जरूरत होगी। देवदत्त ये सब ऐसे बता रहा था जैसे कि वो दक्ष को एक भाई की बजाय किसी बेवकूफ निठल्ले के रूप में देखता हो। दक्ष ने वो सब कुछ सुना जो देवदत्त उसके बारे में बता रहा था। मां बेटे सीधे चलते रहे और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही कुतर्क शुरू करने की कोशिश की। अपनी बुराई सुनकर दक्ष निराश भी नहीं हुआ और उसने दृढ़ता से अपनी मुट्ठी पकड़ ली और धीरे से बुदबुदाया, मैं आप सभी को कभी निराश नहीं होने दूंगा। आप 3 महीनों में एक पूरी तरह से अलग दक्ष देखेंगे। मैं युद्ध कौशल हासिल करूंगा। दक्ष ने इतना दृढ़ संकल्प कभी महसूस नहीं किया था। उनके गुस्से और चिढ़न ने उसे कामयाब बनने की प्रेरणा दी थी। दक्ष अब इंतजार नहीं कर सकता था। वो चाहता था कि जल्दी से घर पहुंचे और अपना अभ्यास शुरू करते। जैसे ही वो अनाथ आश्रम पहुंचा, वो तुरंत अपने कमरे में चला गया और सफलता की राह ढूंढनी शुरू कर दी।
वास्तव में वो ये नहीं समझ पाया कि पवित्र ताबीज प्राप्त करने का क्या मतलब है। इसलिए उसे ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर वो शुरू करे तो आखिर कहां से करे। एपिसोड 7, भानुमति। दक्ष मां के गहने बेचने की बात सुनकर थोड़ा जज्बाती हो गया और अपनी आंखों में गहरी चिंता लिए वो मां के पास आया और बोला, चिंता मत करना मां, मैं बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मैं इतनी प्रैक्टिस करूंगा कि अपनी बाहों से पत्थर तोड़ दूं, लोहा मोड़ दूं। मैं तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ा रहूंगा मां। तुम्हारा दक्ष अब कमजोर नहीं रहेगा। उसने ठान लिया है, वो मजबूत बनेगा, बहुत मजबूत। अपनी मां के पास से निकलकर दक्ष ताकत बढ़ाने वाला वो खास आहार यानी पोषाहार लेता हुआ अपने कमरे में चला गया और जाकर लेट गया। दक्ष बिस्तर पर लेटकर भी अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। उसने ठान लिया था कि किसी भी पल अभ्यास नहीं रोकना है और कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल करना है। यशोधरा ने दक्ष को देखा, उसके होठों को प्यार से पोंछा और उसके बालों में धीमे धीमे मसाज करने लगी थी। पीछे से नौकरानी आकर यशोधरा के हाथों में तेल की शीशी पकड़ा दी। नौकरानी ने धीरे से कहा, रानी, इस पूरे अभ्यास और शक्तियां हासिल करने में एक योद्धा को न केवल पोषाहार की जरूरत होती है, बल्कि कौशल का भी लगातार अभ्यास करना पड़ता है। केवल अभ्यास से राजकुमार अपनी कुंडलिनियां जगा सकता है और अपनी अद्भुत शक्तियों का खजाना खोल सकता है। नौकरानी की बात सुनकर यशोधरा सोच में डूब गई। वो सोच रही थी कि दक्ष के अभ्यास के लिए सबसे कमतर लेवल की कसरतों का इंतजाम करने में भी 500 से अधिक चांदी के सिक्कों का खर्च आएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं इतनी रकम का इंतजाम कर पाऊं। इतना ही नहीं, रानी और मंत्री अभी इन सबके प्रभारी बने हुए हैं, जो दक्ष को कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, किसी किस्म की छूट नहीं देंगे। दक्ष के सामने बस एक रास्ता बचा है कि वो अपने अभ्यास के लिए पुस्तकालय में दाखिला ले ले। बस यही का रास्ता बचा है। नौकरानी यशोधरा की बहुत पुरानी वफादार थी। वो मां बेटे के महल से निकलने के दिन महल में मौजूद नहीं थी और बाद में उनके पीछे यहां पहुंची थी। पन्ना नाम की इस नौकरानी ने पूछा, तो क्या आप अनादि मौर्य से मदद लेंगी? 3 साल से आप दोनों में अनबन चल रही है और आप दोनों में बातचीत तक नहीं होती है। क्या अनादि मौर्य हमारे राजकुमार को मौका देंगे? नौकरानी पन्ना की बात से यशोधरा को शायद कोई पुरानी बात याद आ गई थी, पर उसे लगा उसे अब रुलाई फूट जाएगी। पर खुद को रोकते हुए यशोधरा ने कहा, अगर वे दक्ष की मदद करने का वादा करें तो मैं अपने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी की गुजारिश करूंगी। नौकरानी ने आह भरते हुए कहा, उस झगड़े में आपकी जरा भी गलती नहीं थी। उधर दक्ष एनर्जी देने वाले गुफा में पहुंच गया था, जिसके भीतर खासी एनर्जी मौजूद थी। पिंडारी सिटी में यदि एक स्थान पर आध्यात्मिक एकाग्रता से 150% की ग्रोथ हुई हो तो उस प्लेस को बहुत ही पवित्र माना जाता है। गुफा के तीसरे चक्र में बैठे दक्ष ने बैग में से रक्त प्राश यानी ताकत देने वाला खाना निकाला और उसे सूंघने लगा। उसमें नाजुक सुगंध थी। ये वही पोषाहार था जिसे खाकर कोई भी योद्धा लंबे समय तक असीमित शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। इस पोषाहार को बनाने में पुराने वैद्यों ने ऋषि मुनियों से विधि सीखी थी और इसमें वो सामान्य भोजन से कई गुना अधिक पोषक तत्व भर देते थे। दक्ष ने देखा और सोचा, ये उत्तम कोटि का पोषाहार है, ये मेरे युद्ध के अभ्यास के लिए ठीक ठाक है। दक्ष ये बोलते हुए उसे अपने मुंह में डाल दिया। अचानक दक्ष के शरीर में बहुत सारी शक्तियां आ गई। ऐसा लगा कोई लहर उसके शरीर में आ गई हो। लेकिन दक्ष शरीर में हुए इस बदलाव के बाद भी खुश नहीं था। ताबीज मिलने के बाद से अब तक की शक्तियों को अगर मापा जाए तो दक्ष 0 से शुरू करके औसत दर्जे का योद्धा तो बन चुका था, लेकिन उसे अभी तक की इस उपलब्धि से संतुष्टि नहीं मिली थी। वो मीडियोकर नहीं बनना चाहता था, उसे तो खास योद्धा बनना था। बहुत सारी शक्तियां हासिल करनी थी और बहुत सारी दूसरी शक्तियों का सामना करना था। अचानक दक्ष के दिमाग में एक तकनीक का नाम उभरा, सहस्राक्ष गज।
सहस्राक्ष गज ये तकनीक युद्ध कौशल की महान तकनीकों में से गिनी जाती है। दक्ष के दिमाग में ये बात कौंध गई और उसने इस तकनीक को गुफा के तीसरे चक्र में आजमाना शुरू कर दिया। तीसरे चक्र में दक्ष ने अपना हाथ उठाया और ताली बजाना शुरू किया और तीसरे चक्र के द्वार पर टंगी काली प्लेट को छूने लगा। उस काली प्लेट को छूते ही मानो बिजली कौंधने लगी। ऐसे लगा जैसे बारिश का मौसम आ गया हो और गुफा के अंदर ही तेज हवा के साथ बरसात हो रही हो। गुफा के अंदर कोहरे की तरह फैले बादलों में से बिजली कड़की और दक्ष के शरीर में समा गई। उसे तेज झटका तो लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर 1000 हाथियों की शक्ति आ रही है। सदियों बाद किसी योद्धा को सहस्त्राक्ष गज युद्ध कौशल के बारे में जानकारी हुई थी। दक्ष पिछले जन्म में इस कला कौशल के बारे में जानता था, इसलिए इस महान गुण को जान पाया। वो अचानक लड़खड़ा गया और पसीना पोंछने लगा। दक्ष का शरीर अभी पहाड़ जैसा हो गया था। वो एक गुस्सैल हाथी की तरह व्यवहार कर रहा था। तुरंत उसने अपने अंदर की शक्ति का प्रयोग किया और युद्धाभ्यास करने लगा। अंत में गुफा की दीवार पर कई जोरदार मुक्के मारे। इस दौरान उसके पैर, कंधे, पीठ और हाथों की मांसपेशियां गठीली हो रही थी। उनमें शक्ति का प्रवाह हो रहा था। दक्ष जोर जोर से लगातार गुफा की दीवारों पर मुक्के मार रहा था। जब उसने पूरी ताकत से करीब 3.5 फीट मोटी एक एक बड़ी सी चट्टान पर मुक्का मारा तो वो हिल गया। जैसे ही दक्ष ने अगला मुक्का साधा, उसकी नजर उस पत्थर पर धंसे उसके मुक्के के गहरे निशान पर पड़ी। दक्ष शक्तियां हासिल करने की अपनी प्रगति से काफी संतुष्ट था। अब दक्ष अगले चक्र की ओर बढ़ने लगा। वो जानता था कि आगे की राह ज्यादा मुश्किल है, जिसे पार करने में उसे कम से कम 6 महीने तो लगने ही वाले हैं। चक्र में जल्दी आगे बढ़ने के लिए दक्ष को रक्त प्राश के कम से कम 40 घड़े चाहिए थे, लेकिन रानी मां की तरफ से उसे महज 3 घड़े मिले थे। दक्ष ये सोच ही रहा था कि गुफा के बाहर नौकरानी की आवाज सुनाई दी। दक्ष बाहर निकला। दक्ष को देखते ही नौकरानी ने कहा, राजकुमार दक्ष, रानी यशोधरा आपको हर जगह खोजती फिर रही है। आप यहां क्या कर रहे हैं? दक्ष ने उसको सच्ची बात नहीं बताई और उसे बहाना बनाते हुए कहा, दीदी आपका घाव कैसा है? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? दक्ष ने उसके चोट के बारे में पूछा तो पन्ना खुश हो गई और बोली, हाँ थोड़ा सुधार तो है। ठीक होने में शायद 3-4 हफ्ते लग जाएं। पन्ना को देवदत्त ने धक्का दे दिया था और उसे चोट आ गई थी। हालांकि राजकुमार का किसी नौकरानी पर हाथ उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ताकत का नशा किसी का भी खून बहा सकती है। दक्ष ने पूछा, आप कुछ दवाएं क्यों नहीं लेती, जिससे आपके ये घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे? नौकरानी ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबों के लिए दवा क्या भैया, यहाँ तो यहाँ तो वैद्य के पास जाओ तो वो भी मरहम देने के लिए चांदी के सिक्के मांगता है, और जिसका जितना मुंह खुल जाए उतना मांग लेता है। अब मैं ठहरी नौकरानी, कहां से लाऊं चांदी के सिक्के? बोलती हुई पन्ना थोड़ी रुकी और फिर बोली, राजकुमार होते हुए आपने एक दासी के बारे में सोचा? इसी से पता चलता है कि आप कितने दयालु इंसान हैं। आप जल्दी चलिए मालकिन के पास, वो बहुत देर से आपको खोज रही है। हम लोग आज कहीं बाहर भी जाएंगे। दक्ष ने उत्सुकता से पूछा, बाहर जाना है? कहां जाना है? नौकरानी ने मुस्कुराते हुए दक्ष को कहा, भानुमति को देखने। आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि लंबे समय से आपने उसे नहीं देखा है। हर बार भानुमति का नाम सुनते ही दक्ष का चेहरा खिल जाता था। उस वक्त दक्ष के चेहरे के भाव पर शर्म की एक चादर आ जाती थी, कुछ ऐसे ही जैसे लड़कियां शर्माती हैं। दक्ष पूछने ही वाला था, कौन भानुमति? तभी उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी बात तो जाहिर थी कि दक्ष निश्चित रूप से इस लड़की भानुमति को जानता था, और पन्ना का बर्ताव ये बताने के लिए काफी था कि 3 दिन पहले जब वो जीवित था तो इस शरीर यानी इस दक्ष के साथ भानुमति का कोई ना कोई खास रिश्ता जरूर था। अगर वो पूछता कि ये भानुमति कौन है तो पन्ना को उस पर शक जरूर हो जाता, इसलिए उसने चुप रहने का फैसला कर लिया। इस विषय में अच्छी बात यह रही कि इन दिनों दक्ष खुद बीमार हो गया था, इसलिए वो यशोधरा को छोड़कर किसी और से नहीं मिल सका, वरना ऐसे मामलों में किसी को भी शक हो सकता था और दक्ष का राज खुल सकता था। लेकिन पन्ना को दक्ष के व्यवहार से थोड़ी हैरानी जरूर हुई थी। उसने सोचा,
दक्ष के बर्ताव में पहले जैसी कोमलता नहीं रही। कुछ तो गड़बड़ है। एपिसोड 8, मौर्य महल का सफर। राजकुमार दक्ष, यशोधरा और नौकरानी पन्ना, इन तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की और इस लंबे सफर के लिए उनके पास एक सुंदर सी घोड़ा गाड़ी थी। घोड़ा चला और गाड़ी धीरे धीरे अनाथाश्रम से दूर होने लगी। अनाथाश्रम की हरियाली पीछे छूटने लगी और घोड़ा गाड़ी अनजान रास्तों पर निकलने लगी। और दक्ष हर चीज को गौर से देखकर रास्ते और इलाके को पहचानने और याद रखने की कोशिश करने लगा। इन रास्तों और इलाकों को पहचान लेगा तो आगे उसके लिए ये सब बहुत काम आने वाला था। इस घोड़े गाड़ी को खींचने वाला घोड़ा कद में बहुत ऊंचा था। आमतौर पर घोड़े इतने ऊंचे नहीं होते। वो गहरे भूरे रंग का और करीब 6 फीट ऊंचा था। सामान्य घोड़े की तुलना में वो 5 गुना तेज दौड़ सकता था। पिंडारी सिटी में पाले जा रहे कुछ घोड़े तो तकरीबन 3000 मील प्रतिदिन की गति से दौड़ सकते थे। दोपहर हो गई थी और वे लोग अब अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए थे। गाड़ीवान ने अचानक घोड़ा गाड़ी को रोक दिया। दक्ष आहिस्ते से गाड़ी से नीचे उतरा। उसकी नजर सामने दिख रहे महल के दरवाजे पर पड़ी, जहां एक बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर बड़े बड़े और खूबसूरत लेटर्स में लिखा था, मौर्य महल। बोर्ड पर यह नाम पढ़कर दक्ष हैरत में पड़ गया, क्योंकि बोर्ड पर लिखा नाम उसकी मां के सरनेम से मिलता जुलता था। वो हवेली बहुत शानदार थी और आसपास का माहौल भी बाकी जगहों के शोरगुल के मुकाबले शांत था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि महल अंदर से बड़ा अशांत हो। ऐसा महसूस हो रहा था कि महल के अंदर कोई लड़ाई चल रही हो। जी हां, यही था प्रसिद्ध मौर्य महल। दक्ष मन ही मन में सोच रहा था, मेरी मां जरूर इसी परिवार से है। दक्ष इस भव्य और बेहद बड़े महल को देखकर हैरत में था और सोच रहा था, अगर मेरी मां इतने बड़े और ताकतवर फैमिली को बिलोंग करती है, तो वो खुद को दूसरी रानियों के अत्याचार से बचाने के लिए अपने पिताजी या भाइयों की हेल्प क्यों नहीं लेती? क्या पता इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी जरूर हो। तब तक यशोधरा भी गाड़ी से नीचे उतर आई थी। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, जो उसके लिए परिचित तो था, लेकिन पहले के मुकाबले जरा बदला हुआ सा नजर आ रहा था। उसने दक्ष से कहा, बेटू, ऐसा लगता है तुम भानुमति को देखने के लिए बड़े बेसब्र हो रहे हो। कदम आगे बढ़ाते हुए यशोधरा ने दक्ष को कहा, अब जबकि तुमने भैरव बाबा की पवित्र ताबीज भी पा ली है, तब तुम्हारे और भानुमति के रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस मौके का फायदा जरूर उठाने की कोशिश करना बेटू। दक्ष को यह बात जरा भी पता नहीं थी कि भानुमति कौन थी, लेकिन उसने महसूस किया कि नौकरानी और यशोधरा के शब्द अजीब थे। उनके बोलने के लहजे अजीब थे। यशोधरा आगे महल की ओर बढ़ी। दक्ष और नौकरानी उनके पीछे पीछे मौर्य महल में चले गए। इस इलाके के कायदे कानूनों के मुताबिक एक रानी अगर महल में आती थी तो उसका बड़ा शानदार स्वागत होना चाहिए था। लेकिन वहां पर उस महल के दरवाजे पर केवल एक बुजुर्ग दरवान था, जो यशोधरा और दक्ष का स्वागत करने के लिए बाहर आया। यशोधरा को बुजुर्ग दरबान ने घर के अंदर आने का आग्रह किया। दक्ष और नौकरानी को महल के बाहर अतिथि कक्ष में रुकने को कहा। उस कक्ष में केवल 2 दासियों को उनकी आवभगत के लिए छोड़ दिया गया था। दक्ष को लग रहा था कि इस दाल में कुछ ना कुछ तो ऐसा काला है जो एक पहेली जैसा है, और इस बारे में किसी से पूछना भी कुछ सही नहीं होगा। इसलिए उसने चुप रहना ज्यादा बेहतर समझा। लेकिन नौकरानी पन्ना ज्यादा देर तक चुप नहीं रही। उसने कहा, राजकुमार दक्ष, आप भानुमति को देखने क्यों नहीं जाते? वहां खड़ी दूसरी दासी ने जवाब दिया, शायद वो अभी प्राणायाम कर रही होगी, जहां मौर्य परिवार के बाकी राजकुमार युद्ध का अभ्यास कर रहे होंगे। अब दक्ष उस लड़की भानुमति के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि न सिर्फ मां यशोधरा और नौकरानी पन्ना ने उसकी कई बार चर्चा की थी, बल्कि अब तो ये प्राणायाम करने वाली लड़की भी कुछ ज्यादा ही उत्सुकता जगा रही थी। दक्ष आगे खिसकते हुए पूछता है, क्या मैं भी उसे देख सकता हूं? वहीं खड़ी मौर्य महल की दासी ने कहा, ठीक है, आइए, प्राणायाम कक्ष चलिए। दक्ष ने सिर हिलाया और साथ चल दिया। इधर मौर्य महल के शाही भवन में मौर्य परिवार के मुखिया अनादि मौर्य शाही सिंहासन पर बैठे थे।
उनकी उम्र तकरीबन 30 साल की होगी। उन्होंने यशोधरा पर एक नजर डाली जो उनके ठीक सामने बैठी थी। अनादि ने कहा, नौवां राजकुमार दक्ष सेनानायक मलिक की हवेली का हिस्सा है। यहां तक कि अगर उसने पवित्र ताबीज को प्राप्त किया है तो उसे युद्धाभ्यास के कौशल के बारे में बारीक से बारीक जानकारियां इकट्ठा करने के लिए सेनानायक की हवेली के पुस्तकालय में जाना चाहिए। यशोधरा, तुम उसे यहां लेकर क्यों आई हो? यशोधरा के होठ थरथराए और उसने कहा, मैं पूछ नहीं रही हूं, लेकिन भीख मांग रही हूं भैया। क्या आप मेरे बेटे दक्ष को युद्ध कौशल के अभ्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं? ये आपका भांजा है, उसे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप उसके सर पर हाथ फेर देंगे तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। अनादि तिलमिलाता हुआ खड़ा हो गया और जोरदार झटके से बोला, हम्म। उसने मेज पर जोर से हाथ पटकते हुए कहा, अब आपको मेरी जरूरत आ पड़ी है? मेरे साथ रिश्तेदारी पर चर्चा करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? 3 साल पहले मैं भी सेनानायक मलिक की हवेली में आपसे गुहार लगाने आया था। आपने अपने भतीजे अंगद को क्यों नहीं बचाया? आप जानती है कि अंगद मेरा इकलौता बेटा था और मौर्य खानदान का वारिस भी। अगर उस वक्त आप पिंडारी राजकुमार से उसके जीवन की भीख मांगती तो वो जरूर बच जाता, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। यशोधरा बेहद दुखी थी। उसने थरथराते हुए कहा, 3 साल पहले मैं अपने आंसुओं को रोकते हुए शायद वो अपने भाई अनादि मौर्य को सच बताना चाहती थी। हालांकि अनादि उसे बीच में ही रोक लेता है और बोलता है, तुम यहां से चली जाओ। मौर्य परिवार तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर चुका है। जाओ, फिर कभी वापस मत आना यशोधरा। यशोधरा जमीन पर घुटने टेक कर रोने और आंसुओं के साथ गुहार लगाने लगी। मेरे भाई, तुम इतने निर्दयी कैसे हो गए हो? मैं पिताजी को देखना चाहती हूं। अनादि मौर्य की आवाज में कोई भाव नहीं था, बल्कि गुस्से की जगह एक सपाट आवाज ने ले ली थी। उसने कहा, पिताजी सिंहल देश गए हैं। वो 3 महीने तक वहीं रहेंगे, इसलिए उनसे मिलना तो मुमकिन नहीं होगा। थोड़ी देर बाद अनादि मौर्य ने अपनी आवाज साफ की और बोला, एक और बात, 7वें राजकुमार शिवदत्त और भानुमति की जल्दी ही सगाई होने वाली है। दक्ष से कहना कि आगे से भानुमति से दूर रहे और उससे मिलने की कोशिश ना करे। यह सुनकर यशोधरा हताश हो गई। संभलते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मेरे बेटे और भानुमति के बीच कितना प्यारा रिश्ता रहा है। अगर वो उनकी सगाई के बारे में जानेगा तो वो कितना दुखी होगा, क्या बीतेगी उस पर। और भानुमति के लिए शिवदत्त क्यों चुना आपने? अनादि मौर्य ने कहा, 7वें राजकुमार शिवदत्त ने भैरव बाबा का पवित्र ताबीज पा लिया था जब वो केवल 3 साल का था। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक प्रतिभाशाली है? कुशलता और युद्ध कौशल के आधार पर देखा जाए तो पिंडारी सिटी में 7वें राजकुमार के बराबर या उसके आसपास भी कोई दूसरा वीर नहीं है। सोचो जरा, 7वें राजकुमार से भानुमति की शादी होती है तो इससे मौर्य परिवार को कितना फायदा होगा। क्या शिवदत्त की तुलना नाचीज सी ताबीज पाने वाले राजकुमार दक्ष से की जा सकती है? क्या रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ प्रेम ही काफी होता है? क्या दक्ष भानुमति को खुश रख पाएंगे? यशोधरा सिसक पड़ी और उसने कहा, जिंदगी में खुश रहने के लिए प्रेम से ज्यादा जरूरी क्या होता है भैया? अनादि जरा भी नहीं पिघला। उसने कहा, दक्ष का ताबीज भी साधारण ही है। 16 साल की उम्र तक वो बेकाम बैठा रहा, बीमार इतना है कि बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसका मतलब है वो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जिस ताबीज को उन्होंने प्राप्त किया है उसे लेकर वो कितना भी अभ्यास कर ले, लेकिन उनके युद्ध कौशल की तुलना 7वें राजकुमार के साथ नहीं की जा सकती है। यशोधरा ने कहा, क्या भानुमति शिवदत्त से सगाई करने के लिए तैयार है? क्या आपने उसके मन की बात जानी है? क्या वो परिवार के फायदे के लिए शादी करके खुश रहेगी? क्या वो अपनी मोहब्बत की बलि चढ़ाने के लिए तैयार है? अनादि मौर्य ने यशोधरा को देखा और उदासीनता से कहा, आप गलत हैं। यह खुद भानुमति का ही फैसला है। एपिसोड 9, रिजेक्शन। मौर्य खानदान का योग अभ्यास भवन और खासतौर पर प्राणायाम भवन बहुत विशाल था, आधे फुटबॉल मैदान के बराबर। वहां पर मौर्य परिवार के युवा तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उनमें से कुछ तीरंदाजी की भी प्रैक्टिस कर रहे थे। वे मौर्य परिवार के वीर योद्धा थे। इन सब ने पवित्र ताबीज प्राप्त किया था और गुफा के व्यूह में जाकर शक्तियां प्राप्त की थी।
उन सभी को एक महान योद्धा के मार्गदर्शन में अभ्यास करवाया जा रहा था। राजकुमार दक्ष ने हैरत से अपना सिर हिलाया और खुद से कहा, शायद इतनी लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि मौर्य परिवार को पिंडारी सिटी में बेस्ट फैमिली कहा जाता होगा। अचानक दक्ष ने एक लड़की को देखा जिसकी बॉडी एकदम सधी हुई थी, फिगर शानदार था और उसके चेहरे पर गजब किस्म का ग्लो था। लड़की की उम्र भी महज 15 या 16 साल की रही होगी, लेकिन वो एक खूबसूरत थी। सधा हुआ शरीर, कजरारी आंखें, पतली सी आईब्रो और मलमल सी स्किन वाली लड़की किसी का भी ध्यान खींच सकती थी। वो एकदम गहराई सी जवान लड़की थी। उस लड़की के एक हाथ में एक तलवार था जो महीन तारों से मड़ा हुआ था। उस शानदार तलवार को की गई कारीगरी और उसकी तकनीकी बारीकी ये बताने के लिए काफी थी कि उसे इस्तेमाल करने वाला भी अपने स्किल और आर्ट में शानदार होगा और उसका हाथ तलवार को ऐसे चलाता होगा जैसे मक्खन के ढेर में से पतली छुरी आर पार हो जाती हो। एक नौजवान ने दक्ष को प्राणायाम भवन के बाहर खड़ा देखकर एक विचित्र सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या आप ही 9वें राजकुमार दक्ष हैं? दक्ष कुछ बोलता इससे पहले वहां खड़े दूसरे लड़के ने कहा, वो यहां भानु से मिलने आया होगा। अफसोस की बात है, भानु इसको बिल्कुल नहीं देखना चाहती है। पहले वाले लड़के ने पूछा, लेकिन मैंने सुना है उसको पवित्र ताबीज मिल चुका है। तीसरे नौजवान ने कंटीली हंसी हंसते हुए तंज किया, ओहो, तो साहबजादे 16 साल की उम्र तक ताबीज ही नहीं हासिल कर पाए थे। कैसे कैसे बोड़म है दुनिया में। बताइए, ऐसा आदमी कभी कोई मंजिल पा सकेगा? क्या करेगा अपनी जिंदगी में आगे? अगर फैमिली रिलेशन नहीं होता तो इस लौंडे को मौर्य महल में घुसने भी नहीं देता। अजी इसको तो दरबान ही बाहर फेंक देता। पीछे खड़े किसी ने इसमें जोड़ा, मैंने सुना है भानुमति जल्दी ही इसके 7वें भाई शिवदत्त से सगाई करने वाली है। दोनों की जोड़ी गजब की होगी दद्दा। इस बार पहले वाले लड़के ने जवाब दिया, अरे पहले तो लोग कहते थे कि इस दक्ष का उस पर क्रश था। उस दक्ष को इस सगाई का पता चलेगा तो पता नहीं उसका क्या होगा, क्या सोचेगा और क्या करेगा। अचानक मौर्य परिवार के सभी युवा योद्धाओं ने अभ्यास करना बंद कर दिया और प्राणायाम भवन के बाहर खड़े दक्ष को देखने लगे। उन्होंने उसे इशारा किया, आपस में फुसफुसाया और अपने इशारों के जरिए दक्ष का मजाक उड़ा रहे थे। भानुमति ने भी अभ्यास करना बंद कर दिया और पलटकर दक्ष की ओर देखा। दक्ष की तरफ देखते ही उसने अभ्यास के लिए पुतले की गर्दन पर इतने जोर से तलवार का वार किया कि पुतले का सिर 5 मीटर दूर जा गिरा। इसके बाद भानुमति धीरे धीरे चलती हुई दक्ष की ओर चली आई, उसको ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बड़े दिनों बाद देख रही हूं आपको। मैंने सुना है तुमने भैरव बाबा का ताबीज हासिल कर लिया है ना? भानुमति और दक्ष बचपन से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन बाद में जब भानुमति ने ताबीज प्राप्त कर युद्ध कला कौशल में संपन्नता प्राप्त कर ली और अधिकांश समय युद्धाभ्यास में बिताना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसने खुद को दक्ष से अलग कर लिया। 3 साल से वो फिर पिंडारी सिटी के महल में कभी नहीं आई। हालांकि दक्ष वर्षों से बीमार था, फिर भी भानुमति वहां नहीं गई और अब बीमार होते हुए भी दक्ष उसको देखने के लिए लंबा सफर तय करके मौर्य महल आया था। भानुमति दक्ष को गौर से देखने लगी। दरअसल पुराने शरीर में नई आत्मा लेकर दक्ष पहली बार भानुमति को देख रहा था। उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि भानुमति के मन में उसको लेकर कोई जज्बात नहीं बचे हैं। दक्ष ने खुद को शांत किया और पूरी गंभीरता और मुस्कुराहट भरी विनम्रता से कहा, हां, मैंने वास्तव में पवित्र ताबीज प्राप्त कर लिया है, लेकिन रानी मां ने कहा है कि यह एक 0 श्रेणी का ताबीज था, इसलिए उसकी तुलना आपसे नहीं की जा सकती है। भानुमति ने सिर हिलाया और व्यंग करते हुए कहा, आप पहले ही 16 साल के हो चुके हैं। पवित्र ताबीज के साथ तीनों चरणों से आगे बढ़ना आपके लिए एक आशीर्वाद हो सकता है। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, नहीं तो आपके लिए शक्तिशाली योद्धा बनना बेहद मुश्किल काम होगा। लेकिन हो सकता है कि इस ताबीज के जरिए आप सेहतमंद हो सके और अपनी बीमारी से छुटकारा पा सके। हो सकता है आपका कमजोर शरीर इससे थोड़ा फिट हो जाए और आपकी बॉडी बिल्डिंग कर लें। इस ताबीज से कम आप आम लोगों जितनी ताकत तो जुटा ही लेंगे। दक्ष ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैं मुश्किल से मुश्किल अभ्यास करूंगा,
और अपनी कौशलता और शक्ति को बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। भानुमति को अच्छी तरह से पता था कि दक्ष उसे पसंद करता है। जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसने मान लिया कि दक्ष का अभी भी उस पर क्रश है और उसके साथ रहना चाहता है। भानुमति उसके पास आई और बोली, अच्छा दक्ष सुनो, मेरा अभ्यास अंतिम चक्र के बेहद करीब पहुंच चुका है। तुम शायद कभी भी चौथे क्रम तक ही पहुंच सको। तुम्हें बेहद कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। अपनी औकात से ज्यादा अभ्यास मत करने लग जाना, वरना लोग तुम पर हंसेंगे। दक्ष ने अपने चेहरे को और शालीन बना लिया और अपने चेहरे पर किसी जज्बात को उभरने नहीं दिया। भानुमति ने सहानुभूति पूर्वक दक्ष की ओर देखते हुए कहा, एक और बात, मुझे उम्मीद है इससे तुम परेशान नहीं होगे। देखो, उदास मत होना। 3 महीने बाद शिवदत्त के साथ मेरी सगाई है। उस समय तक शिवदत्त हर तरह की युद्ध कला से परिपूर्ण हो जाएंगे। मौर्य परिवार के सभी युवा योद्धा इससे चकित थे। उन्होंने एक के बाद एक अपनी आंखें घुमाई, ये देखने के लिए कि दक्ष की क्या प्रतिक्रिया थी। दक्ष ने अपनी भावनाएं दबाए रखी और उसी तरह शांत चित्त से कहा, बधाई हो। भानुमति को बधाई देकर वो मुड़ा और चल दिया। दक्ष ये नहीं चाहता था कि उसकी प्रेमिका को ये लगे कि वो उसमें बहुत दिलचस्पी ले रहा है। ठीक है, वो बहुत सुंदर थी, पर अपमान की कील उसके कलेजे में धंस गई। दक्ष को लग रहा था कि भानुमति को उससे बातें करना बोरिंग लग रहा था, इसलिए एक झटके में वहां से चल दिया। उसका ये रिएक्शन देखकर और ये देखकर कि भानुमति के कड़वे बोल पर दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, मौर्य परिवार के युवा योद्धा थोड़े हैरत में थे। ऐसा कैसे हो सकता है भला? भानुमति उसके पीछे आई। उसे लग गया था कि दक्ष के चेहरे पर उसे लेकर कोई खास भाव नहीं है। अगर वो न्यूट्रल किस्म का है। उसने दक्ष के कंधों पर हाथ रखा और नाराजगी भरे लहजे में कहा, क्या तुम इसकी वजह नहीं जानना चाहते? दक्ष को यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि भानुमति से कौन शादी करेगा, चूंकि भानुमति बार बार उसे इस बारे में बात करने के लिए दबाव डाल रही थी। लेकिन दक्ष ने बिना किसी भाव को प्रकट करते हुए कहा, तुम्हें बधाई देने के लिए तुम्हारी सगाई में जरूर आऊंगा। चलता हूं, मां इंतजार कर रही होगी। दक्ष ये कह ही रहा था, तभी उसने देखा कि यशोधरा मौर्य हवेली से बाहर आ रही थी। उसके चेहरे को देखकर यह साफ था कि यशोधरा रो रही थी। हालांकि बाहर निकलते समय उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया था, लेकिन दक्ष मां की लाल आंखों को देखकर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, जिसने मेरी मां को रुला दिया है। दक्ष सरपट दौड़ा और मां का हाथ पकड़कर पूछा, मां, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही है? क्या किसी ने बदतमीजी की? यशोधरा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं रे, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ा रुक कर बोली, मैं ठीक हूं, चलो अभी वापस चलते हैं। यशोधरा के चेहरे को देखते हुए दक्ष ने सोचा, कुछ तो गलत हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। दोनों मां बेटे मौर्य महल से बाहर निकलने लगे और तभी महल के अंदर से अनादि मौर्य की आवाज आई, रुको। अनादि मौर्य अपने दोनों हाथों को पीठ पीछे करके मौर्य महल से बाहर आ गया। उसने दक्ष पर एक नजर डाली और नजदीक बुलाया। दक्ष उनके पास गया तो अनादि मौर्य ने उसे अपने हाथों से एक किताब देते हुए कहा, ये युद्धाभ्यास कौशल की एक ऐसी किताब है जिसे युद्ध शास्त्र का वेद सूत्र कहते हैं। जिसने इसको ठीक से पढ़ लिया वो योद्धा सातों चक्र पार कर सकता है। इससे तुम में एनर्जी का भंडार जमा हो जाएगा, इसलिए ये किताब ले जाओ और इसे ध्यान से पढ़ना और अभ्यास करना। हालांकि हर लेवल पर किताबी नॉलेज काम नहीं आता है, पर इसके प्रैक्टिकल से तुम ताकतवर बन सकते हो। साथ ही अनादि मौर्य ने पास खड़े नौकर को इशारा किया, जो रक्तप्राश के 2 घड़े लेकर खड़ा था। यशोधरा आभारी आंखों से अनादि को देखने लगी। उसने दक्ष का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटू, अपने मामा को जल्दी धन्यवाद कीजिए। अनादि मौर्य के व्यवहार को देखकर दक्ष को घृणा महसूस हो रही थी। मां की लाल आंखें उसके मन को बार बार कचोट रही थी। दक्ष के जबड़े कस गए। उसने मां का हाथ पकड़ा और बोला, हमें मौर्य परिवार से किसी भी तरह की मदद की जरूरत नहीं है। चलो मां, चलते हैं। दक्ष ने दोनों चीजों को वहीं छोड़ा और यशोधरा का हाथ पकड़कर महल के गेट की तरफ निकल गया। मौर्य फैमिली के योद्धाओं में दक्ष को लेकर तारीफ के भाव आ गए। वे आपस में बात कर रहे थे, अरे वाह, ये हुई ना राजकुमारों वाली बात। ठीक है ब्रो, ठीक है। उसकी रीढ़ की हड्डी में लोहे का सरिया है। भानुमति ने आज उस दक्ष को देखा
जिसने अपमान के कारण मौर्यों की हवेली छोड़ दी थी। उसे लगा कि पहले का दक्ष अब कुछ अलग हो चुका है, ये पुराना वाला दक्ष तो नहीं है। उसकी आंखें सोच में सिकुड़ती चली गई। आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम में वर्सटाइल वी यानी कि विनोद कुमार जोशी को। एपिसोड 10, तलवार। दक्ष से बात करने के बाद भानुमति को कुछ अजीब सा लगा। वो सोच रही थी कि अब तो उसने भैरव बाबा का पवित्र ताबीज हासिल कर लिया है, इसलिए अभी वो आसमान में उड़ेगा ही। अजीब से खुशी हो रही होगी उसको, लेकिन वो नहीं जानता कि 16 साल की उम्र में आकर पवित्र ताबीज मिलने का मतलब है कि उसकी जिंदगी में वॉर टैक्टिक्स का अभ्यास करने का गोल्डन पीरियड निकल चुका है। ओह नो, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूं? वैसे भी हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। भानुमति ने सिर झटक कर इन सोचों से पीछा छुड़ाया और महल के प्राणायाम भवन में लौट गई और फिर से अभ्यास में लग गई। उधर मौर्य महल से बाहर निकलने के बाद यशोधरा ने दक्ष से कहा, बेटू, आजकल तुमको गुस्सा बहुत आने लगा है। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन इन सब के बावजूद अगर तुम योद्धा बनने में कामयाब रहे तो तुम्हारा गुस्सा भी इस मां के सिर आंखों पर। मां की बात सुनकर दक्ष ने आसमान की ओर देखा और अपनी आवाज में संकल्प के साथ कहा, मां तुम चिंता मत करो, मैं अब भी एक योद्धा बन सकता हूं। मैं बनकर दिखाऊंगा, और वो भी बिना किसी मदद के। तुम्हारी कसम, मैं उन जाबाजों का सरताज बनकर दिखाऊंगा। यशोधरा जानती थी कि दक्ष ने ये थोड़ी बड़ी बात कह दी है और उसके मुंह से आह निकल गई, पर वो दक्ष का उत्साह कम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ भी कहने से परहेज किया। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसने कहा, बेटू, क्या तुमने सुना है कि भानुमति की सगाई शिवदत्त से होने वाली है? क्या तुम ये जानकर दुखी तो नहीं हो? मां की बात सुनकर दक्ष मुस्कुराने लगा और बोला, भानुमति, उसकी चिंता तुम मत ही करना मां। इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी, सुंदर और गुणों से भरी लड़कियां हैं, उनमें से कई तो ऐसी बेहतर होंगी। यशोधरा के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई और वो दक्ष से बोली, बहुत बढ़िया मेरा बेटू, ये हुई ना बात। फिर यशोधरा ने अपनी आवाज में दुलार भरकर दक्ष से कहा, मेरे लाल पर ऐसी 1000 भानुमतियां मरेंगी, जान छिड़केंगी अपनी, है ना? इसके बाद वापसी के सारे रास्ते खामोश रही और कुछ नहीं बोला। तीनों यानी यशोधरा, दक्ष और पन्ना पिंडारी सिटी वापस लौट आए, जहां दक्ष ने फिर से रक्तप्राश यानी पोषाहार लिया और गुफा के अंदर चला गया। गुफा में जाते ही वो मुश्किल अभ्यास में लग गया। लगातार अभ्यास करने के बाद आखिरकार वो थक गया और थक कर गुफा की फर्श पर बैठ गया। फर्श पर बैठा दक्ष सोच रहा था, मौर्य परिवार में मेरी और मेरी मां की जो बेइज्जती हुई, मैं उस बेइज्जती का दुगना बदला लूंगा। अचानक उसके जहन में अलग अलग ख्याल आने लगे। 3 साल पहले अर्थ पर क्या हुआ था? ऐसा लगता है कि ये पूछने का वक्त आ गया है, लेकिन मेरा पहला मकसद गुफा के मध्य चक्र तक पहुंचना है। वहां पहुंचने के लिए मुझे रक्तप्राश का पूरा घड़ा पीना होगा, और वो मुफ्त नहीं मिलती। एक घड़ा यानी 200 चांदी के सिक्के। मामला महंगा है। उसकी मां के लिए और खुद उसके लिए चांदी के 200 सिक्के बड़ी कीमत रखते थे। दक्ष समझ गया कि उसे किसी भी तरह चांदी के 200 सिक्के हासिल करने होंगे, बात तभी बन पाएगी। इस कीमत के बारे में सोचते ही दक्ष की आत्मा में हूक सी उठी, क्योंकि उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में फिजूल खर्ची में उसने बहुत सारी धन दौलत बर्बाद की थी। लेकिन उसे ये बात जरा भी याद नहीं आई कि असल में वो बहुत बड़े खजाने के मालिक हैं। हालांकि अपनी पिछली जिंदगी में वो एक सम्राट का वारिस था और युवराज भी बन चुका था, और तब उसके पास युद्ध का ऐसा हुनर, ऐसी कलाएं और ऐसा कौशल था जिसके बारे में लोग केवल किताबों में पढ़ते थे। दक्ष के दिमाग में ऐसी युद्ध कलाएं अब भी मौजूद थी, जिसकी तकनीक भी विरोधियों के खेमे में हलचल पैदा करने के लिए काफी थी। बस दक्ष उन्हें अगर एक बार बेचना चाहता तो उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं रहती। दक्ष को थोड़ी दूर पर कुछ कागज, कलम और दवात मिले। इसे लेकर दक्ष ने तलवारबाजी के लिए आध्यात्मिक मंत्र और कलाबाजी के गुर लिखे। तलवारबाजी के गुर दक्ष को पहले से ही याद थे। युद्ध कला के सबसे निचले स्तर की तकनीकों की भी कीमत कम से कम 1000 चांदी के सिक्कों की कीमत के बराबर होंगी। आम योद्धा के लिए यह कीमत बहुत अधिक थी,
कुंडलिनी जगाकर हासिल की गई युद्ध कलाओं में से कुछ का स्तर बहुत साधारण भी होता था और उनको बेच दिया जाता था। यहां तक कि कुछ दौलतमंद परिवारों के लोग भी इसमें रुचि रखते थे और उन्हें हर कीमत पर खरीदना चाहते थे। मान्यता थी कि इन तकनीकों से उनके परिवार की ताकत बहुत आगे बढ़ेगी। दक्ष जब आगे बढ़ा तो तीसरे चक्र के अंदर उसे एक शानदार तलवार मिली। दक्ष ने उस तलवार को बारीक नजरों से और बेहद गौर से देखा। कागज और शाही लेकर कुछ लिखने बैठ गया। थोड़ी देर बाद दक्ष तलवार लेकर महल के मुख्य द्वार की ओर चल दिया। मेन गेट पर दो पहरेदार टहल रहे थे और उन दोनों ने दक्ष को देखा तो झुककर सलाम किया और पूछा, राजकुमार की जय हो, आप इतनी देर से यहां इस वक्त? हुजूर सब ठीक तो है? हालांकि रात के दोनों पहरेदार भी जानते थे कि दक्ष और यशोधरा को महल से बेदखल कर दिया गया है और शहर के बाहर अनाथाश्रम भेज दिया गया है। इसका यह भी मतलब था कि महल में अब उनका असर पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि वक्त बदल गया है और दक्ष अब पुराने वाला कायर और कमजोर दक्ष नहीं रहा। उम्मीद के खिलाफ पहरेदारों की तरफ आंखें तरेरते हुए दक्ष ने कहा, मुझे मौर्य महल जाना है और भानुमति से मिलना है, तुरंत दरवाजा खोलो। वैसे ये बात सभी जानते थे कि राजकुमार दक्ष स्वभाव का बहुत अच्छा था और सबसे मीठा बिहेव करता था, इसलिए रात की ड्यूटी पर लगे दोनों पहरेदारों ने उसके आदेश पर मना नहीं किया और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही दक्ष बाहर निकल आया। इन पहरेदारों का कैप्टन पास ही कुर्सी पर बैठा था और हाथ में नशा करने वाला कोई पत्ती रगड़ रहा था। उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, अगर ये लौंडा सेना नायक मालिक का बेटा नहीं होता तो अब तक मर खप गया होता। साले बड़े घर के लौंडे हैं तो जिए जा रहे हैं, काम का नकाज का 2.5 सेर अनाज का। पहरेदार में से एक ने अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मैंने तो ये सुना है कि मौर्यों की लड़की भानुमति अपने 7वें राजकुमार शिवदत्त से सगाई करने वाली है और इसको देखिए, अभी भी इसने हार नहीं मानी है और अभी तक उसके पीछे पड़ा है। भयंकर टाइप का मूर्ख है ये तो। महल से बाहर निकलते समय दक्ष ने उन पहरेदारों की बातें तो सुन ली, पर अभी इन बातों को इग्नोर करना ही ठीक समझा। महल से निकलकर दक्ष सीधे झुंझुनू मार्केट की ओर चला गया और वहां भी इधर उधर रुके बिना सीधा मैथिल हाट गया, जो मार्केट के ठीक बीचों बीच था। वैसे भी युद्ध कला से जुड़े खास किस्म के हथियार या फिर मंत्रों से पवित्र अस्त्र शस्त्र और तकनीकों को सभी व्यापारी खरीद नहीं सकते थे, केवल मैथिल व्यापारी ही इसे महंगी कीमत पर खरीद सकते थे। इसलिए राजकुमार दक्ष मैथिल व्यापारी की दुकान के पास गए। वहां रिसेप्शन में एक सुंदर लड़की बैठी थी। उसने खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे और दक्ष को देखकर उसने विनम्रता से स्वागत किया। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? दक्ष ने काउंटर के उस तरफ खड़ी लड़की की आंखों में देखते हुए कहा, मैं मैथिल व्यापारी धैर्यकांत से मिलने आया हूं। रिसेप्शनिस्ट हौले से मुस्कुराई और बोली, इस धरती पर कई आदमी हैं जो धैर्यकांत से मिलना चाहते हैं। वो इस वक्त वीआईपी कस्टमर्स को रिसीव कर रहे हैं, इस वक्त उनसे मिलना जरा मुश्किल है। लेकिन आप इतनी रात को आए हैं तो कोई ना कोई खास बात जरूर होगी, कि आप कुछ देर इंतजार कर सकते हैं। वो लड़की अंदर चली गई। दक्ष को कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो बाहर लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर चुपचाप इंतजार करने लगा। लंबे इंतजार के बाद रिसेप्शन वाली लड़की एक बुजुर्ग के साथ बाहर निकली। उसने सिर पर मैथिला इलाके के खास पहचान वाली पगड़ी यानी पग पहन रखा था। लड़की ने दक्ष को इशारा करते हुए कहा, यही धैर्यकांत है जिनसे आप मिलना चाहते हैं। धैर्यकांत ने दक्ष पर नजर डाली। दक्ष काले कुर्ते में था। दक्ष ने जो जूते पहन रखे थे उसे गोल्डन गिल्ड जूते कहते हैं। इस जूते को रखने और प्रयोग करने का अधिकार केवल राजमहल के लोगों के पास ही था। दक्ष ने जानबूझकर अपने जूते दिखा दिए, क्योंकि आखिरकार वो जिस तलवार और तलवारबाजी तकनीक को बेचने के इरादे से आया था, उसके लिए रॉयल फैमिली का होना मददगार साबित हो सकता था। अपना काम बनाने के लिए उसके पास इससे बेहतर कोई तरीका नहीं था। अगर लोग ये न जाने कि वो राज परिवार का है तो कई तरह के सवाल पूछे जाने थे, इसलिए ये दिखावा करना जरूरी था। वो ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखता है और जबकि बीमार होने के कारण वास्तव में उसकी शक्तियां खत्म हो गई हैं। व्यापारी धैर्यकांत ने जब दक्ष के जूते देखे तो मन ही मन में सोचा, यह आदमी आम नहीं है। आखिर वो होश संभालने के साथ ही कारोबार करता आया था और उसे आदमियों की बड़ी परख थी। उसने दक्ष को अंदर की तरफ बुलाया और उसने जिस तरह से बुलाया उससे दक्ष की
धड़कनें बढ़ गई